तो कुछ वक्त पहले मुझे इस शख्सियत से मुलाकात करने का मौका मिला था। इनका नाम प्यारे जिया खान साहब है, जो कभी दिन में 300 रुपया कमाते थे, लेकिन अगर आज इनकी दिन की इनकम देखे तो 1 करोड़ से 3 करोड़ तक भी जाती है। प्यारे खान साहब एक स्लम एरिया में पैदा हुए, लेकिन इनके ख्वाब बड़े थे, इनका हौसला बड़ा था और इनकी जिद ऐसी थी कि इन्होंने एक ऐसा बिजनेस खड़ा कर दिया जो कभी इसने सोचा भी नहीं था। प्यारे खान साहब से कश्मीर में मेरी मुलाकात हुई और इस वीडियो को आप तक पहुंचने में 2 साल का वक्त लगा। वो भूटान वाली स्टोरी बता दीजिए हमें। देखिए, भूटान वो हमारे लाइफ का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है, हमारी कंपनी के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट था। ये वीडियो हमने 3 मार्च 2023 को रिकॉर्ड किया था, लेकिन आज तक हम में वो हिम्मत नहीं आई कि हम ये वीडियो आपके सामने रखें, और उसकी सबसे बड़ी वजह हमारी लैंग्वेज थी। समझाता हूँ कैसे। हम यूजुअली कश्मीरी लैंग्वेज में वीडियोस बनाते हैं जो लोग बहुत पसंद करते हैं, लेकिन ये वीडियो चूंकि हम कश्मीरी लैंग्वेज में रिकॉर्ड नहीं कर सकते थे, हमने उर्दू में रिकॉर्ड किया। लेकिन पिछले 2-2.5 सालों से एक डर मुझे सताता रहा, अगर ये वीडियो मैंने अपलोड कर दी, पता नहीं आपको अजीब तो नहीं लगेगा। और उससे भी बड़ा डर ये था कि क्या पता इसे लोग देखेंगे भी या नहीं। तो उस समय मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज हो गया वो मैट्रिक पास करना, क्योंकि उस समय मेरी बेटी 9th में थी और मैं 10th के एग्ज़ाम दे रहा था। तो मैंने बोला ठीक है, उस समय अगर चाहता मैं तो पैसे दे के भी एग्ज़ाम पास करा, इतना बड़ा बिजनेस था, लेकिन मैंने बोला नहीं, हम खुद ही इस पे करेंगे। तो मैं स्कूल गया। 2 सालों के बाद मैंने डिसाइड कर लिया, जो होगा देखा जाएगा। इस वीडियो को अपलोड कर देते हैं, आपके सामने रख देते हैं, फिर डिसाइड आप करें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपनी बात को पहुंचाने के लिए हमें उर्दू में भी वीडियोस बनाने चाहिए। और इसकी शुरुआत हम इस वीडियो को अपलोड करके कर रहे हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि जिस तरह से आप हमारे दूसरे वीडियोस को प्यार देते हैं, इस वीडियो पे भी वैसा प्यार देंगे और इस वीडियो से भी आप कुछ हासिल करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि प्यारे जिया खान साहब ने ज़िंदगी में वो कर दिया जो कभी उन्होंने सोचा भी नहीं था। लेकिन एक लगन थी उनमें, एक जोश था और एक जज्बा था। जो जोश और जज्बा आपको इस पॉडकास्ट के थ्रू आउट देखने को मिलेगा। इस वीडियो को देखिए, आराम से देखिए और कमेंट्स में ज़रूर बताइए क्या हमें उर्दू में वीडियोस बनाने का यह सिलसिला जारी रखना चाहिए। पहले वाले प्यारे खान और आज के वाले प्यारे खान, वो टर्निंग पॉइंट रहा होगा, वो एक लम्हा जिसने प्यारे खान की ज़िंदगी को बदल के रखा। प्यारे खान पहले वाला ही है जी। सिर्फ सोच हमको बदलनी है। पहले की सोच अलग थी और अभी की सोच अलग है। अभी की जो सोच आ गई कि खुद को यानी कि डेवलप करना है और साथ में लोगों को भी डेवलप करना है। जी। पहले ऐसा था कि डेवलप ही नहीं करना है, बस चल रहा है, जैसा चल रहा है वैसा चल रहा है। तो ये पहले के प्यारे खान में और अभी के प्यारे खान में वो फर्क है। ठीक। अभी देश के लिए काम करना है, खुद के लिए काम करना है, लोगों के लिए काम करना है। पहले ऐसा कभी नहीं था। वो टर्निंग पॉइंट, वो एक लम्हा लाइफ में तो देखिए ऐसे बहुत सारे टर्निंग पॉइंट है, क्योंकि जितना बड़ा चैलेंज उतना बड़ा सक्सेस। तो हमने कभी भी कोई भी चैलेंज को ऐसा समझा नहीं। मेरे से अहमदाबाद में भी एक क्वेश्चन एक प्रोफेसर ने किया था जी। उन्होंने मुझसे पूछा था कि भाई सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है। तो वहाँ कुछ 80 लोग थे, वैसे तो थे कुछ 1350 लोग। तो उन्होंने अलग अलग जवाब दिया कि भाई ये चैलेंज आते, वो चैलेंज आते, ऐसा होता है। और मुझसे पूछा गया तो मैंने कहा कि कोई भी चैलेंज नहीं है, चैलेंज है ही नहीं। अगर मैंने किसी चीज़ को अपने से छोटी समझ ली तो फिर चैलेंज क्या आएगा। इंसान ही है जो चांद जमीन से आसमान पे गया है। वो भूटान वाली स्टोरी बता दीजिए हमें। देखिए, भूटान वो हमारे लाइफ का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है, हमारी कंपनी के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट था। उस समय भूटान पावर कॉरपोरेशन का एक प्रोजेक्ट था। तो इंडिया के जो बड़े बड़े ट्रांसपोर्टर थे और काफ़ी सारे लॉजिस्टिक वाले थे, तो बहुत बड़ा चैलेंजिंग जॉब था। ऐसा था कि उस गेट की जो गेट था भूटान गवर्नमेंट का, और एक तो इंटरनेशनल बॉर्डर थी वो, तो उसका हाइट था 13.5 फीट, ठीक, 13.5,
और मटेरियल का जो हाइट था वो था 17.5 फीट, 4 फीट अलहदा था। उसके बाद वहाँ एक सबसे बड़ा चैलेंज था कि उस गवर्नमेंट को उस साल में वो हाइड्रो पावर का प्रोजेक्ट था, वो तो बिजली की बहुत सारी समस्या थी वहाँ भूटान में, तो वो चालू करना था। तो बहुत सारे लोगों से पूछा गया कि भाई आप इसको कैसा जल्दी लेके जा सकते हैं, तो सबने बोला कि भाई इसके लिए तो आप ऑल्टरनेट रोड बना के दीजिए जिसको कम से कम पहाड़ियों में से, और 3-4 साल लगेंगे, और उसके बाद और खर्चा भी बहुत ज़्यादा आएगा, कई करोड़ों रुपए में, क्योंकि इस वाले गेट से एंट्री पॉसिबल ही नहीं थी। तो उसी समय मैं आरपीजी ग्रुप के साथ काफ़ी काम करता था, आपके यहाँ कश्मीर में भी उनके साथ काफ़ी काम किया है, लेह लद्दाख में। तो उन्होंने मुझसे पूछा यार हम परेशान हैं, बोले ये कोई करने को तैयार नहीं है। तो उन्होंने मुझे करने के लिए नहीं बोला था, अच्छा, सोल्यूशन ढूंढ रहे थे। ओके। तो बात चली, हमारे यहाँ के मैनेजर थे मिस्टर अजीत सिंह, बोले हम लोग कर सकते। तो उन्होंने मिस्टर आनंद कुलकर्णी थे, उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या ये आप कर सकते? मतलब हाँ सर हम कर सकते। तो बोले कैसा करेंगे? मतलब वो हम क्यों बताएं, अगर हम बता तो कोई भी करेगा इसका। हम बता दिए तो कोई भी कर लेगा। सही। तो एक एबीबी कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी है, एमएनसी है। तो जब हमने उनको मेल किया कि भाई हम ये काम करने जा रहे हैं, तो उन्होंने एक आरपीजी ग्रुप को एक मेल डाल दिया कि भाई इंडिया के कोई भी ट्रांसपोर्टर नहीं कर रहे इस जॉब को, और इनको तो हम जानते भी नहीं, तो ये कैसा। तो कंपनी ने हम पे विश्वास जताया, बोले इनका हमारे यहाँ काफ़ी पैसा है, ये बंदा करेगा। और हमारे ऐसे चैलेंजिंग जॉब किया है इसने, ये करके देगा। बोले तो वो बोले नहीं करेगा करके। तो हमने वो गाड़ियाँ यहाँ से गुजरात से बड़ौदा से लोड की, और फिर और मैं खुद ही गया भूटान, उस गेट पर। हाँ उस गेट पर गया, मैं फ़ोटो भी भेज दूंगा। वहाँ गया, वहाँ के गवर्नमेंट से बात की, तो उन्होंने बोला कि हम ये इंटरनेशनल बॉर्डर को बंद नहीं कर सकते। इंटरनेशनल बॉर्डर को बंद करना नामुमकिन है, क्योंकि इधर से भी और इधर से ट्रैफिक रुक जाएगा। बराबर। तो मैंने बोला आप इसको कितना देर होल्ड कर सकते हो? तो बोले ज़्यादा से ज़्यादा 48 आवर्स। मतलब ठीक है, आप 48 घंटे ही हमको दीजिए, हम आपका मटेरियल पहुंचा देंगे। तो बोले कैसा पहुंचाएंगे? इस गेट को आप छू भी नहीं सकते। और उन्होंने गाड़ी देखी गेट के सामने, मटेरियल की हाइट 17.5 फीट है, तो बोले सब टूट जाएगा। मतलब कुछ भी नहीं होगा। हमने हमारा इंजीनियर लेके गया, उनको प्लानिंग बताई कि हम ऐसे ऐसा करने वाले, उन्होंने अप्रूव किया। हमने वो जॉब उनका 24 आवर्स में रास्ता खोद के उस साइड करवा दिया। आपने उतना रास्ता खोदा? हाँ, जमीन को 5 फीट नीचे खोदा, 5-6 फीट, और उस पर प्लेटें डाली और वो गाड़ियों को पार कराया। ये है अलग सोच, ये अलग सोच है, बता रहे थे। लेकिन ये सारी कहानी शुरू होती है उस स्लम एरिया से, उस झोपड़पट्टी से, जहाँ पे होने की वजह से आपको लोन नहीं दिया गया। आप बैंक के पास चले गए, लोन नहीं मिला, आपने हर एक जगह पे दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन हिम्मत नहीं हारी आपने। ऐसा क्या था सोच, ऐसी क्या सोच थी आपकी? देखिए क्या है, हमारी जिद और जुनून वो इतना होना चाहिए कि मैं एक रिश्तेदार के पास गया और मैंने कहा उनसे कि भाई कुछ 50,000 रुपये की मेरे को ज़रूरत है। तो उन्होंने बोला, वो भी गरीब थे, तो कहाँ से 50,000 रुपये देंगे? तो उन्होंने कहा कि भाई आपके घर के कागजात लाइए, मैं कहीं ना कहीं से अरेंज कराता हूँ। ठीक। तो फिर मैंने उसी समय सोचा कि भाई अगर पैसा किसी से लेना है तो वो है बैंक। तो मैंने 2001 से जब ऑटो रिक्शा चलाता था, तो पैसा कैसा आता उस पर मैंने काम करना चालू किया कि भाई पैसा कैसा मिलता है। तो मेरे को 2004 में पहला लोन मिला 11 लाख का। मैंने कई बैंकों के चक्कर मारे, कम से कम 3 साल। मैंने हिम्मत नहीं आ रही। तो एक बैंक ने, आईएनजी वैश्य बैंक ने मेरे को 11 लाख का लोन अप्रूव किया। तो वहाँ से मेरे लाइफ की शुरुआत हुई। फिर आपने पीछे मुड़ के नहीं देखा? फिर तो पीछे मुड़ के, आज बैंक मेरे यहाँ बैठे रहती है। जी, एब्सोल्युटली, काम ही आपका ऐसा है। लेकिन ऑटो ड्राइवर या संतरे बेचने वाला, उसके पास ये सोच आई कहाँ से कि मैं इस लेवल तक पहुँच सकता हूँ, मुझ में उतना दम है? देखिए मेरी हर हमेशा एक सोच रही कि भीड़ से कुछ अलग करना है। अगर मैं भी सारे लोगों के जैसा करूंगा तो मैं भी उस भीड़ का हिस्सा रहूँगा। तो मेरी शुरू से सोच थी, जब मैं ऑटो भी चलाता था तो उसमें मैंने कुछ अलग किया। ऑटो का इंस्टॉलमेंट था मेरा 3 साल का, मैंने वो ऑटो का इंस्टॉलमेंट 6 महीने में कर दिया। तो ये मेरी सोच उस समय से थी। कितना बनाते थे आप दिन का? उस समय समझ लो
पहले ऐसा था कि मेरे को 40 रुपये इंस्टॉलमेंट भरना पड़ता था और 40-50 रुपये घर खर्च के लिए जी। तो 1-2 दिन में गया, 100 रुपये आ जाते थे सुबह 12 बजे तक। तो फिर मैं सोचा कि दिन भर करेंगे क्या, फिर जो चालू किया तो जब तक 200 रुपये 300 रुपये डेली नहीं कमाता था मैं घर ही नहीं आता था, चाहे रात भी हो जाती। रात के 2-2 बजे तक चला है। तो जो इंस्टॉलमेंट 1200 का था वो मैंने 6000 रुपये भरा, 200 रुपये बैंक के निकालता था और 50 रुपये घर खर्च किया। तो ऐसा करके वो 6 महीने में मैंने ऑटो फ्री कर दिया। ऑटो से डायरेक्टली आपने फिर बस ली? बस में चला कुछ, लेकिन उतना सक्सेस नहीं मिला जितना है। फिर आप स्विच ओवर हुए ट्रक पे? हाँ, तो ट्रक के लिए लोन नहीं मिल रहा था तो काफ़ी मैंने कोशिश की। तो 2004 में एक बैंक के मैनेजर को मेरे पे दया आ गई, बोलो ले जाओ। उसने मुझसे कहा कि बोले मेरी नौकरी चली जाए, मैं ये लोन तेरे को दे के रहूँगा। इतना बोले तुम में जुनून और जिद देखा, कॉन्फिडेंस। जी। तो मैं जब भी बैंक में जाता था तो वो बोलते थे मेरे को कि भैया हम 1 महीना बाद बताएंगे। फिर मैं 1 महीना बाद पहुंच जाता था, क्या हुआ। ये चीज़ आज के टाइम में बहुत सारे लोगों के साथ होती है। बिल्कुल। तो इसको रुकावट नहीं मानना है, चैलेंज बिल्कुल नहीं। मानना देखो है। कैसा है, मैं आपको बताता कि अगर किसी ने आपको 2 बार मना किया तो आप तीसरे से क्या करते हो कि जाते नहीं हो। वो अगर आप जो चीज़ के पीछे लग रहे हो तो जब तक आप उसके ऊपर सक्सेस ना पालो तब तक उसका पीछा छोड़ो मत। वही उसका है मंत्र। हाँ, यही मंत्र है। मेन क्या है कि हम क्या करते हैं कि कोई भी प्रोजेक्ट हाथ में लेते और उसको अनकम्प्लीट करके छोड़ देते। भला ही छोटा हो लेकिन उसको समय के पीछे मत भागिए, आप उसको कंप्लीट करने के पीछे भागिए, तो वो आपको कहीं जगह सक्सेस कराएगा। एब्सोल्युटली। वो दिन जब आप 300 कमाते थे दिन का और आज का दिन बहुत फर्क है। अभी तो आज हमारे यहाँ तकरीबन 3000, अल्लाह ताला का एहसान है, 3000 प्लस लोग काम करते और पिछला टर्नओवर 600 करोड़ था। अभी हम शायद 1000 करोड़ क्रॉस करने जा रहे हैं। और आज कम से कम गाड़ियाँ भी हमारे यहाँ 500 खुद की, 3000 गाड़ी मार्केट की हायर करते हैं, पैन इंडिया ऑफिसेस है। और काफ़ी बड़ा ट्रेन भी चलती है हमारी इधर नॉर्थ साउथ। हाँ, ट्रेन भी चलती है, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, इधर सब जगह ऑफिसेस है। माशाल्लाह। अच्छा, कोविड में आपने ज़बरदस्त काम किया, बहुत सारे लोगों की जान बच पाई आपके एक कदम की वजह से। वो कैसे आया आइडिया आपका? उस समय क्या था कि उस समय हमारा काफ़ी बड़ा लॉस हो चुका था। यानी उस समय हमने ऐसा किसी भी मेरे स्टाफ का सैलरी नहीं काटा उस समय। तो उस समय मैं टीवी देख रहा था और जहाँ तहाँ लोग मर रहे थे। और देखा मैंने कि लोग क्यों मर रहे, तो ऑक्सीजन प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन नहीं होने के कारण मर रहे। क्योंकि भाई ऑक्सीजन तो था लेकिन उसको लाने की वो लॉजिस्टिक्स नहीं थे जी। हाँ, और जो IAS IPS थे उनको लॉजिस्टिक के बारे में उतना नॉलेज नहीं था। तो मैंने देखा, मतलब यार हम इसमें कुछ कर सकते हैं। तो मैंने अपनी टीम को बुलाया, एक मीटिंग लिया। मीटिंग लेने के बाद बोला इस पे हमको काम करना है, लोगों की जान बचाना है जी। तो उस समय सबसे बड़ा चैलेंज था ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन मेरे को मालूम था, एक स्टील इंडस्ट्रीज से काम करने के कारण मेरा सारे प्लांटों में, टाटा में, JSW में, इसमें उसमें काफ़ी जगह मेरा जान पहचान था। तो मैंने ढूंढना चालू किया। तो मेरे को पहला ऑक्सीजन मिला मेरे को बेल्लारी में। तो बेल्लारी में जब ऑक्सीजन मिला तो ऑक्सीजन तो मिल गया, लेकिन उस ऑक्सीजन को कैरी करने के लिए वो टैंकर नहीं था जी। तो क्रायोजेनिक टैंकर कहाँ मिलते हैं वो ढूंढा। तो उस समय लोग क्या पैसा कमा रहे थे, तो मैंने वहाँ उनसे पूछा भाई मतलब इस टैंकर का कितना पैसा लेंगे। तो बोले 14 लाख रुपए, 14 lakhs हम लेंगे पहुँचाने के लिए। मतलब 14 lakhs तो बहुत ज़्यादा, मैं भी एक ट्रांसपोर्टर हूँ, बहुत हो गया 50,000 या 60। तो नहीं, बोले अभी तो हम 14 lakhs ही लेंगे। तो मैंने तुरंत अपने अकाउंट से उसको 14 लाख का ट्रांसफ़र मारा और वो GMC गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में टैंकर लाया। जैसे ही टैंकर लाया तो वहाँ की हालात इतने ख़राब थे कि उस दिन वहाँ कम से कम 50 लोग मर जाते। तो श्री नितिन गडकरी जी को पता चला, उन्होंने मुझे बुलाया कि भाई ये आपने कैसा अरेंज करके लेके आया, क्योंकि कोटा तो हमारा है ही नहीं, हमारा कोटा तो भिलाई से था। मतलब सर ये मैंने ऑन परचेज से लेके आया है, मेरे खुद के पैसे से लेके आया, क्योंकि लोगों की जान जा रही थी। तो उन्होंने तुरंत एक मीटिंग बुलाई, कलेक्टर, कमिश्नर, जितने भी IAS IPS थे सबको बुलाया कि भाई ये व्यक्ति ऑक्सीजन की इसको समझ है, लॉजिस्टिक की समझ है, ये कर सकता। तो वहाँ से अब जो उनके पास तो 2 ही टैंकर थे नागपुर में, 2 टैंकर थे। तो 2 टैंकर से वो 2 दिन में, 3 दिन में एक बार एक ट्रिप लेके आते थे और वो 16-16 टन के टैंकर थे। तो मैंने उस पर अपने गाड़ियों के, मेरी तो गाड़ियाँ तो सभी खड़ी थी, तो हमारे ड्राइवरों को उस पर चढ़ाया। जो 2 ट्रिप
एक ट्रिप जो 2 दिन में लग रही थी उसको 1 दिन में 2 ट्रिप करवाया। माशाल्लाह, यानी ऑक्सीजन ज़्यादा मिला फिर। और ऐसे करते करते धीरे धीरे करके हमने काफ़ी सारे टैंकर, जो नागपुर को 19 टैंकर की ज़रूरत थी, तो वो टैंकर अरेंज किए मैंने। 6 टैंकर मिले मेरे को एक जगह विशाखापट्टनम में, लेकिन वो बंद कंडीशन में थे, पूरा कबाड़ हो चुके थे। तो मैंने यहाँ से अपने ड्राइवरों को भेजा और यहाँ से मैकेनिक की टीम भेजी, अपने लोग भेजे। इसमें गडकरी साहब ने और देवेंद्र जी ने मेरी बहुत मदद की। तो उसको रिपेयर किया, बनाया और फिर उसको मेरे ड्राइवर से चलवाया। तो पेट्रोल पंप तो मेरा ही था खुद का, उनको डीजल देता था और जिधर भी फिर भेजता था। एक मसीहा का काम किया आपने कोर्ट में। ये हर किसी का हक है, हमने किसी पे एहसान नहीं किया, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमको भेजा है कि मुसीबत के समय हमको हमारे देश के साथ खड़ा रहना। तो ये हर किसी को करना है। हम लोग ये समझते हैं कि हमने कोई एहसान किया, अरे एक दूसरे की मदद करना है, कोई एहसान बड़ा कोई एहसान की बात नहीं है, एहसान की बात नहीं है। ये हमको करना ही है, ये हमारा जॉब है। ऊपर वाले ने जो हमको भेजा है वो इसी के लिए भेजा है। ये मानवता सबसे ऊंची है। बिल्कुल। आपने 10th किया एक ऐसे समय में कि वो सबसे बड़ा चैलेंज रहा है आपके लिए। वो 10th की स्टोरी क्या थी? एक्चुअली क्या था, मेरा एजुकेशन तो नहीं होता, मैं मैट्रिक फेल था। मैट्रिक फेल था तो कभी ऐसा पढ़ाई का ध्यान ही नहीं आया कि भाई पढ़ना चाहिए करके। क्योंकि देखिए मुस्लिम परिवार में क्या होता है कि जो उनके पेरेंट्स होते हैं, यहाँ तो एजुकेशन मुझे देखा हुआ अच्छा लग रहा है। हमारे यहाँ कैसा होता है कि भैया 10वीं क्लास हो गए, अब जाइए आप कमाने के लिए पैसे लेके आइए। तो उस समय मैं मैट्रिक फेल हो गया और मैं तकरीबन 6 क्लास से मैं काम कर रहा हूँ, 6वीं क्लास से मैं काम कर ही रहा हूँ। तो उस समय का तो दौर चला गया वो। अब आ गए बिजनेस में। बिजनेस में काफ़ी बड़ा कारोबार हो गया। तो मेरी सोच कभी भी ये रही कि भाई नहीं, हम जो भी करेंगे ईमानदारी से करेंगे। तो उस समय क्या हो गया कि मेरे को गाड़ियाँ इतनी हो गई थी, अब पेट्रोल पंप लेना है। अब पेट्रोल पंप लेना है तो मैं पूछा भाई हमारे क्राइटेरिया क्या है। मैंने बोला पता करो, पंप तो लेना है। तो पेपर में ऐड आया उसका पंप को, बोले हम ऐड डाल रहे हैं। उसमें लिखा था कि मैट्रिक पास चाहिए करके। और प्यारे खान जी ये मैट्रिक पास नहीं थे, अंडर मैट्रिक थे। तो उस समय मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज हो गया वो मैट्रिक पास करना, क्योंकि उस समय मेरी बेटी 9th में थी और मैं 10th के एग्ज़ाम दे रहा था। तो मैंने बोला ठीक है, उस समय अगर चाहता मैं तो पैसे दे के भी एग्ज़ाम पास करा, इतना बड़ा बिजनेस था। लेकिन मैंने बोला नहीं, हम खुद ही इस पे करेंगे। तो मैं स्कूल गया। तो लाइफ में सबसे ज़्यादा मेरे को पैसा कमाने में या बिजनेस करने में या इस लेवल पे पहुंचने में तकलीफ नहीं हुई, जो तकलीफ एजुकेशन लेने में। स्कूल गया मैं, स्कूल गया तो मैंने उनसे टीचर से कहा कि भाई मेरे को मैट्रिक का एग्ज़ाम देना है करके। तो ये तो न्यूज़ बनी होगी नागपुर में। तो उन्होंने नीचे से ऊपर तक मुझे देखा, बोले अभी आपको गवर्नमेंट में जॉब नहीं मिलने वाली। मतलब भाई मुझे मैट्रिक पास करना है, आप मुझे अलाउ कीजिए। तो बोले अभी समय ख़त्म हो गया, आप नेक्स्ट ईयर बैठिए। तो बोला नहीं, मुझे अभी बैठना है। तो बोले आप बोर्ड में जाइए। तो मैं बोर्ड में गया, उनसे रिक्वेस्ट किया कि सर मुझे इस साल मैट्रिक का एग्ज़ाम देना है, आप मुझे अलाउ कीजिए। तो उन्होंने कहा कि शुक्रवार तक थी डेट, अब चली गई, अब कुछ नहीं हो सकता। मैं बोला कोई तो रास्ता होगा सर, मुझे देना। तो बोले यहाँ के एजुकेशन मिनिस्टर अगर लिख के दे दे तो हम अलाउ कर सकते हैं। मैं सेकंड डे यहाँ से मुंबई गया फ्लाइट से। एजुकेशन मिनिस्टर उस समय दर्डा जी थे, उनसे एक लेटर लेके आए और बोर्ड को दिया। उन्होंने मुझे अलाउ किया। अब अलाउ किया तो सबसे बड़ी दिक्कत क्या थी कि वो एग्ज़ाम देने जाना। अब जैसा मैं स्कूल के अंदर इंटर करता था तो सारे बच्चे खड़े हो जाते थे गुड मॉर्निंग सर करके। तो वो मेरे लाइफ के लिए बड़ा चैलेंजिंग जॉब था वो। तो फिर मैं बोलता था भैया आप बैठ जाओ, मैं भी आप ही की तरह एक एग्ज़ाम देने आया हूँ, पेपर देने आया हूँ। सही। अब एग्ज़ाम का समय तो सारे टीचरों को डाउट कि भाई इसने मिनिस्टर से लेटर लाया, ये कौन व्यक्ति, गड़बड़ हो सकती है। तो उन्होंने बोला मुझे आप खड़े हो जाइए। बोला बोलिए। बोले आपको चेक करना है कि आपने कोई चीटिंग तो लेके नहीं आया साथ में। मतलब भाई इस उम्र में पेपर एग्ज़ाम देने आया हूँ, अगर चीटिंग करना रहता तो मैं यहाँ आता ही नहीं। तो उन्होंने उतने बच्चों में अकेला मुझे ही चेक किया। तो मैं तब भी ऐसा उनकी बात का बुरा नहीं माना, उनका जॉब था उनका।
मैंने एग्ज़ाम दिया, 3 पेपर में फेल था मैं, 3 पेपर का एग्ज़ाम दिया मैंने। उसके बाद रिज़ल्ट का दिन, अब रिज़ल्ट का दिन देख रहा हूँ तो मेरा सिस्टम पे रिज़ल्ट ही शो नहीं कर रहा, ना फेल ना पास दोनों नहीं बता रहा। तो मैंने स्कूल में फ़ोन किया और मैंने बोला कहा सर मैं कुछ तो होऊंगा, फेल या पास, मेरा रिज़ल्ट ही नहीं बता रहा। तो बोलिए बात तो सही है आपकी। उन्होंने बोर्ड में फ़ोन लगाया, इस बंदे का बोले रिज़ल्ट ही नहीं बता रहा। तो बोर्ड से फ़ोन आया कि भाई उनको आप भेजिए वहाँ। तो बोर्ड में गया तो मेरे को पूछने लगे, बोले ये एग्ज़ाम आप ही ने दिया है यार, ये पेपर आप ही ने लिखा है? बोला भैया आपने तो 5 टीचर मेरे पीछे लगा दिए थे चेक करने के लिए। बोला हाँ ये मैंने दिया। तो बोले लिख के दिखाओ। तो वहाँ लिख के भी दिखाया मैंने। तो बोले हम आपका रिज़ल्ट जो है परसों शो करेंगे। मैंने ठीक है। परसों उन्होंने मुझे फेल कर दिया। अच्छा। हाँ। इतना सब होने के बाद फेल करने के बाद मैंने उनसे पूछा कि भाई मैंने तो पढ़ाई तो की थी, तो मैं एक बार मतलब रीचेक करना चाहता हूँ। तो किया तो उसमें देखा बाउंड्री लेवल पे मैं पास था। तो बोले अब तो हमने आपका रिज़ल्ट डिक्लेयर कर दिया, आप कहीं पे भी जाइए। मैंने तब भी हिम्मत नहीं मारी। सेकंड टाइम मैंने वापस से एग्ज़ाम दिया। उस समय मेरे से गलती हो गई कि न्यू कोर्स का देने की जगह मैंने ओल्ड कोर्स का दे दिया। फिर फेल हुआ। फिर तीसरे बार दिया तब जाके पास हुआ। तो 3 अटेम्प्ट्स में इन्होंने मैट्रिक पास किया। तो ये मेरी जिद और जुनून था। चाहता तो मैं सेटिंग करके भी कुछ ना कुछ हो सकता था, कुछ भी पॉसिबल हो सकता था। तो ये मेरा सक्सेस का मंत्र ही वही है कि मैं जिस चीज़ के पीछे बढ़ जाता हूँ कि भाई वो जब तक वो कंप्लीट नहीं होगा उसको मैं छोड़ता नहीं। अभी पूरा कश्मीर आपको देख रहा है, क्या मैसेज देना चाहेंगे? नहीं, यहाँ के नौजवानों को मैं एक ही मैसेज देना चाहूँगा कि आप जो है एक दायरे से बाहर निकलिए, एक गोल उससे बाहर निकलिए। जब तक आप उन चीज़ों के पास जाएंगे नहीं तब तक आपको वो समझ में आएंगी नहीं। और सक्सेस बहुत छोटी चीज़ है, बस आपको उसके पास जाना है। बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। लोगों ने उसके बारे में ऐसा एक हवा बना के रखा है, लेकिन सक्सेस मेरे हिसाब से बहुत छोटी चीज़ है। देखिए मेरे पास ना पैसा था ना एजुकेशन था, लेकिन आज मेरी जिद और जुनून के कारण मेरे पास सब कुछ है। एब्सोल्युटली। और वो 3 मंत्र हम कहना चाहेंगे? मेरे वो 3 मंत्र जो है वो मेरे लाइफ पे एकदम सटीक बैठते हैं। और मैंने IIM में जाके वो काफ़ी कुछ उससे सीखा भी है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि डर के आगे जीत है, तो मेरा ये मानना है कि डर के आगे जीत नहीं है, डर के आगे दर्द है। अगर आप डरोगे तो कभी काम नहीं करोगे। दूसरा है कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो कुछ पाने के लिए कुछ खोना नहीं पड़ता है, कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है। और तीसरा ऐसा है कि लोग बोलते हैं कि जो काम करने का मन ना करे वो कभी ना करे, नहीं करना चाहिए। लेकिन मेरा ये मानना है कि जो काम करने का मन ना करे वो आप पहले करो, तब जाके आप सक्सेस हो। तो ये 3 मंत्र हर एक की लाइफ में सेट बैठते हैं। अगर वो इनको मान के चले और इन पे काम करने की कोशिश करे तो वो जिंदगी में कोई भी सक्सेस हासिल कर सकता है। आप एक एरोप्लेन को देखिए, अगर वो सबसे सेफ पार्किंग में खड़ा है, एब्सोल्युटली, जब तक वो आसमान का सीना ना चीरे तब तक उसकी कोई वैल्यू नहीं। एक पानी के जहाज को ले लीजिए, वो सबसे सेफ किनारे पे खड़ा हुआ है, लेकिन जब तक वो समंदर का सीना नहीं चीरेगा तब तक उसकी कोई वक़्त नहीं। तो आपको भी जाना है सामने, जब तक आप जाओगे नहीं तब तक आपको सक्सेस मिलेगा नहीं। पेरे खान जी, आपने हमारे साथ बात की, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कश्मीर आए, आप कश्मीर घूमिए, कश्मीर देखिए और यहाँ के नज़ारों का लुत्फ़ उठाइए। एंड हम उम्मीद करते हैं कि आपके यहाँ आने के बाद एक नया जोश, एक नया वलवला हमारे नौजवानों में देखने को मिलेगा, क्योंकि ये स्टोरीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं हर एक इंसान के लिए। थैंक यू सो मच पेरे खान जी, थैंक यू सो मच।